चलिए चलिए शुरुआत करते हैं अब अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। लास्ट लेक्चर में हमने बात किया था फंडामेंट फिजिकल क्वांटिटी के क्लासिफिकेशन के और उनके यूनिट के बारे में डिस्कस किया था। अब हम लेकर चलते हैं आपको कुछ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के एमकेएस यूनिट, सीजीएस यूनिट और उसके नेचर के बारे में देखते हैं। देखिए, हम कॉलम बनाते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज और दूसरा कॉलम में, पहले कॉलम में हम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी ले रहे हैं, दूसरे कॉलम में हम इसके ईसाई यूनिट या हम इसे कह सकते हैं एमकेएस यूनिट, एमकेएस यूनिट भी कह सकते हैं इसको। तीसरे कॉलम में हम बात करेंगे इसके सीजीएस यूनिट के बारे में, किसके? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के। और तीसरे, चौथे, फोर्थ कॉलम में हम बात करेंगे इसके नेचर के बारे में। नेचर मतलब कि ये वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है कि स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, देखते हैं। तो पहला फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है लेंथ। 7 होती है, पहले हम पढ़ा चुके हैं। लेंथ, तो लेंथ जो है, लेंथ का एसआई जो यूनिट होगा वो मीटर होगा। एमकेएस यूनिट चाहे एसआई यूनिट मीटर होगा। सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर होगा। और नेचर क्या होगा? वेक्टर या स्केलर होगा। ओके, दूसरा जो यूनिट होगा, दूसरा फंडामेंटल फिजिकल जो क्वांटिटी होगी वो होगा मास। मास का यूनिट क्या होगा? एसआई यूनिट किलोग्राम। समझ रहे हैं, पहले पढ़ा भी चुके हैं। और सीजीएस यूनिट होगा ग्राम और नेचर हो जाएगा स्केलर। ओके, अब थर्ड फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के बारे में, टाइम। टाइम जिसका एसआई या एमकेएस यूनिट होगा सेकंड, पहले भी बात कर चुके हैं, सेकंड। और ये यूनिट हो जाएगा, ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हो जाएगी क्या? स्केलर नेचर की होगी। फोर्थ, चलिए, करेंट। करेंट इसका एसआई या एमकेएस यूनिट क्या होगा? एम्पियर। और सीजीएस यूनिट हो जाएगा स्टेट एम्पियर। ओके, और ये भी जो है स्केलर फिजिकल क्वांटिटी में काउंट किया जाता है। वैसे करंट के पास एक कंट्रोवर्शियल फिजिकल क्वांटिटी है, क्योंकि वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी वे होती हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, और स्केलर फिजिकल क्वांटिटी वो होती हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड तो होता है लेकिन डायरेक्शन नहीं होती है। लेकिन करंट के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हुए भी इसे स्केलर फिजिकल क्वांटिटी में रखा गया है। कुछ उसके कारण है जो आगे हम बात करेंगे। ओके, फिफ्थ नंबर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी इसका एसआई यूनिट कैंडिला और सीजीएस यूनिट भी क्या हो जाएगा? कैंडिला। और यह स्केलर फिजिकल क्वांटिटी में काउंट।
ठीक है, ये आगे आते हैं, फिर थोड़ा आगे बढ़ाएं इसको। ओके, 6 नंबर, टेम्परेचर। टेम्परेचर इसका एसआई यूनिट, केल्विन, जबकि सीजीएस यूनिट भी इसकी क्या हो जाती है, केल्विन में ही काउंट की जाती है। और ये भी क्या है, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। ठीक, ओके। 7 नंबर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। क्या हो जाएगा, ये मोल। और ये भी जो है यूनिट का हो जाएगा मोल। और ये भी स्केलर फिजिकल क्वांटिटी होती है। तो इस प्रकार हम देखें कि जो 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हैं, उनके एसआई यूनिट या एमकेएस यूनिट, उसके सीजीएस यूनिट और उसके नेचर के बारे में हमने अभी देखा। अब हम एक अपने 9th क्लास के जो मोशन चैप्टर के, अब हम उन टॉपिक की तरफ चलते हैं जो कि हमें पढ़ना है, और सिलेबस के आधार पर हम आगे बढ़ेंगे, और कुछ इसमें एडिशनल भी हम जोड़ते चलेंगे, जो कि हम पहले भी चर्चा किए हैं। जो भी बच्चे जो है आईआईटी की तैयारी या नीट की तैयारी करने वाले हैं, जिनका बेस मजबूत करना है आगे के लिए, तो उनको भी हम ध्यान में रख करके हम एडिशनल टॉपिक हम उसमें जोड़ते चलेंगे। तो आइए हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। चलिए, तो अब हम जो है 9th के जो मेनली जो टॉपिक है उसकी तरफ हम चलते हैं। ठीक है, तो पहला टॉपिक है डिस्टेंस। ठीक, हमने अभी बात किया था कि जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हैं वो वेक्टर भी होती हैं और स्केलर भी होती है। तो वेक्टर भी होती है, स्केलर भी होती है। तो जो लेंथ होगा, देखिएगा ये लेंथ, तो लेंथ के दो पार्ट होंगे बेसिकली। एक हो जाएगा डिस्टेंस, पहले भी हम इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं, डिस्टेंस, और एक हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो डिस्टेंस एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी होती है और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी होती है। इसीलिए हम लेंथ को क्या मानते हैं, वेक्टर और स्केलर दोनों मानते हैं। ठीक, अब हम जो है इसमें लेंथ के पहले पार्ट के बारे में, डिस्टेंस के बारे में हम चर्चा डिस्कस करने जा रहे हैं। डिस्टेंस किसे कहते हैं? तो डिस्टेंस एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है, जैसे आपके पहले बात किए हम। और डिस्टेंस किसी भी दो पॉइंट, यदि हम मान लें एक इनिशियल पॉइंट है और एक फाइनल पॉइंट है, कोई व्यक्ति यदि पहले पॉइंट से चलना प्रारंभ किया और दूसरे पॉइंट पर पहुंचा, तो पहुंचने के दो रास्ते हो सकते हैं। एक तो शॉर्टकट रास्ते, यानी पहले पॉइंट और दूसरे पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन है उसकी लेंथ हो सकती है, डायरेक्ट मिला सकते हैं। और एक जो है ऐसे हो सकता है। तो ये शॉर्टेस्ट पाथ है और ये लॉन्गेस्ट पाथ है। तो डिस्टेंस क्या है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को, या मैक्सिमम लेंथ ऑफ पाथ इन बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, इसको हम क्या कहेंगे, इनिशियल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट देखते चले ठीक से, और इसको कहेंगे फाइनल पॉइंट।
तो ये पॉइंट ए जो है इनिशियल पॉइंट और ये पॉइंट बी जो है फाइनल पॉइंट है। तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट यानी लॉन्गेस्ट लेंथ ऑफ पाथ, longest length of path in between initial point and final point is called distance। तो क्या लिखेंगे हम, पहले डिफिनीशन लिखें, longest length of path is longest length of path in between initial point and final point is called distance। नोट्स जरूर कंप्लीट करते चलें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि नए नए नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। ठीक, तो लॉन्गेस्ट लेंथ ऑफ पाथ इन बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड डिस्टेंस। ओके, ये जो डिस्टेंस होता है क्या होता है, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी होती है। ये क्या होता है, स्केलर। पूरे लंबी लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, पॉइंट वाइज लिखिए, सटीक लिखिए, टू द पॉइंट लिखिए। नेक्स्ट, इसका वैल्यू मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड क्या होता है, मैग्नीट्यूड में भी पॉजिटिव, पॉजिटिव लिखा है ये, और 0 बट नेवर विल बी नेगेटिव। ओके, एसआई यूनिट क्या होगा इसका, एसआई यूनिट मीटर एंड सीजीएस यूनिट क्या होगा, सेंटीमीटर। ओके, ठीक। इसका जो वैल्यू होता है, इसका जो वैल्यू होता है वो लेंथ ऑफ पाथ पर निर्भर करता है। यानी इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच पर निर्भर नहीं करेगा, ये लेंथ ऑफ पाथ पर, यानी कैसे कैसे हम चले हैं, यानी इनिशियल पॉइंट से और फाइनल पॉइंट पर पहुंचे हैं, वो कैसे कैसे पहुंचे हैं, तो उस टोटल लेंथ ऑफ पाथ को ही हम क्या कह देते हैं, डिस्टेंस कहेंगे। तो इसलिए हम क्या कहेंगे कि वैल्यू ऑफ डिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन लेंथ ऑफ पाथ। ओके, तो इस तरह से जो है हम जो है डिस्टेंस के बारे में चर्चा किए। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम दोनों को एक साथ एग्जाम्पल की सहायता से उसको समझाएंगे कि कैसे कैसे जो है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग स्ट्रक्चर में कैसे कैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू काउंट किया जाता है। तो चलते हैं हम डिस्प्लेसमेंट की तरफ। चलिए अब चलते हैं हम डिस्प्लेसमेंट की तरफ। डिस्प्लेसमेंट देखिए, हम बगल में हमने लिखा है, ये लेंथ जो है दो, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, तो इसके बारे में हमने चर्चा कर दिया। अब हम चलते हैं ये डिस्प्लेसमेंट के बारे में, जो कि एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी होती है। तो यहाँ पर हम डायग्राम फिर से, ये जो है इनिशियल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट ए, और ये पॉइंट हो गया बी, इसको कहेंगे हम फाइनल पॉइंट, फाइनल पॉइंट। तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट
तो क्या कहता है कि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को मिलाने वाली, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को मिलाने वाली लाइन की लेंथ को हम क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट। इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को मिलाने वाली मिनिमम लेंथ ऑफ पाथ को हम क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट। यानी मिनिमम लेंथ ऑफ पाथ इन बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो लिखते हैं हम मिनिमम लिखा हुआ लेंथ ऑफ पाथ इन बिटवीन लिखा हुआ है इनिशियल पॉइंट, मिनिमम लेंथ ऑफ पाथ इन बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट is called displacement. ओके। क्या होता है? डिस्टेंस जो है स्केलर होगा तो ये क्या हो जाएगा? जैसा कि बगल में लिखा हुआ है वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। इसका मैग्नीट्यूड क्या हो सकता है? एसआई यूनिट क्या हो सकता है इसका? एसआई या एमकेएस यूनिट क्या हो सकता है इसका? जैसा कि डिस्टेंस का होगा वैसा ही इसका भी होगा, मीटर। एंड सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगा इसका? सीजीएस यूनिट इज सेंटीमीटर। ओके। नेक्स्ट पॉइंट, इसका मैग्नीट्यूड क्या हो सकता है? मैग्नीट्यूड में भी पॉजिटिव हो सकता है और निगेटिव हो सकता है और क्या होगा? जीरो। ओके। नेक्स्ट, इसका मैग्नीट्यूड, इट्स मैग्नीट्यूड do not depends upon जैसा कि लेंथ में हमने कहा कि लेंथ का डिस्टेंस का हमने कहा कि डिस्टेंस का जो मैग्नीट्यूड होता है वो लेंथ ऑफ पाथ पर निर्भर करता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कभी भी लेंथ ऑफ पाथ पर निर्भर नहीं करता है। तो वही लिखना है, इट्स मैग्नीट्यूड डू नॉट डिपेंड्स अपॉन लेंथ ऑफ पाथ। मतलब हम कैसे कैसे इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट पर पहुंचे हैं उस पर, इस पर कोई मतलब नहीं रहता है। केवल मतलब रहता है कि इनिशियल पॉइंट को फाइनल पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन होती है उस लाइन की मिनिमम लेंथ को ही हम कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट। ओके। इट्स डायरेक्शन, डायरेक्शन किधर होगा? इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन है उसी तरफ जो है ये हमेशा डायरेक्टेड होता है। इट्स डायरेक्शन ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। ओके। तो इस तरह से हमने बात किए, डिस्टेंस के बारे में बात हमने कर लिया और डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात लिया। हम पॉइंट वाइज लिख रहे हैं, टू द पॉइंट लिख रहे हैं कि जो आपको जो है रिवीजन करने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी और एग्ज़ाम नज़दीक आने पर आप आसानी से इसे रिवाइज कर सकते हैं। कभी भी आप नोट्स भी तैयार करते रहें, एक सटीक नोट्स भी आपका तैयार होता रहेगा। ओके। तो हम अब चलते हैं अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के एग्जाम्पल की तरफ। हम एग्जाम्पल देंगे डायग्राम के माध्यम से
कैसे जो है कब किस स्थिति में डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का वैल्यू होगा। ओके, चलते हैं आगे। चलिए अब एग्जाम्पल हम देखते हैं। एग्जाम्पल ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक, देखिए पहला तो देख लीजिए, पहली बात ये देखें, ये जो है ये इनिशियल पॉइंट, पॉइंट ए, इनिशियल पॉइंट, और ये पॉइंट जो बी है वो क्या कहा जाएगा, फाइनल पॉइंट। ठीक, तो इनिशियल पॉइंट जो होगा और फाइनल पॉइंट होगा। अब कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी बॉडी पॉइंट, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट पर गई, तो ये तीर क्या दिखा रहा है कि बॉडी ए से बी गई लेकिन रिटर्न नहीं हुई। तो इस स्थिति में जो डिस्टेंस होगा, यही एक स्थिति है जब डिस्टेंस जो है डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा। ओके, तो ये हो जाएगा डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। और ये किसके इक्वल होगा, ए बी के। मान लो ए बी एक्स दिया गया है तो ए बी इक्वल टू एक्स हो जाएगा। दूसरे हम चलते हैं, देखिए यही एक कंडीशन है, जब बॉडी इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट पर गई और रिटर्न नहीं हुई तो उस स्थिति में डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट होगा। ओके, अब देखिए पॉइंट ए और ये पॉइंट बी, फाइनल पॉइंट, और ये हो जाएगा इनिशियल पॉइंट। ये बॉडी जो है ए से बी गई, ए से बी गई और फिर बी से क्या हो गई, रिटर्न हो गई। मैंने ए से बी गई और फिर बी से क्या हो गई, ए आ गई। तो इस स्थिति में जो है डिस्टेंस जो होगा, डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ए बी प्लस हो जाएगा बी ए। आप ध्यान रखें कि डिस्टेंस का वैल्यू निगेटिव में नहीं होता है, तो इसलिए डायरेक्शन भले चेंज हो जाए लेकिन हम यहाँ पर माइनस नहीं ले सकते हैं। यानी यदि ए और बी के बीच की डिस्टेंस x होगी तो इसका भी वैल्यू x होगा, इसका भी x वैल्यू होगा, तो दोनों जोड़ करके डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। हाँ लीजिए, ठीक, इफ ए बी इक्वल टू हो x, सो बी ए इक्वल टू भी क्या हो जाएगा, x ही होगा। देन डिस्टेंस कितना हो जाएगा, x प्लस एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2x। ठीक है, अब हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट का, कहां से कहां तक, a से b और b से a। तो डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट कहां से कहां तक, थोड़ा सा हम इसको पोजीशन भी बता दें, a से b और फिर b से क्या हो गया, a तक। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, ए से गया बी, ए से गया बी। तो हमने कहा था कि डिस्प्लेसमेंट का जो वैल्यू होता है मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। तो यहाँ पर देखिए गया है ए बी और माइनस हो जाएगा बी ए। यहाँ पर प्लस था तो यहाँ पर क्या हो गया, क्योंकि डायरेक्शन, माइनस डायरेक्शन को इंडिकेट कर। तो ये जो है, चूंकि पहले भी हम देख रहे हैं कि ए बी इक्वल टू एक्स, बी ए, तो बी ए इक्वल टू भी एक्स होगा। तो जब दोनों एक्स एक्स होगा तो एक्स माइनस एक्स, इस तरह से ये वैल्यू आ जाएगा हमें जीरो। ठीक है, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ए से बी और फिर बी से ए आने में
टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0 हो गया, लेकिन डिस्टेंस क्या हो गया, दुगना हो गया। ओके, तो अब और आगे हम बढ़ते हैं, देखते हैं और एग्जाम्पल की तरफ। तीसरे एग्जाम्पल ये देखें, कर्व एक जो है हाफ सर्किल है। अब यहां पर जो है हमने ये पॉइंट ले लिया ए और ये पॉइंट ले लिया बी। अब बॉडी जो है यहां पर हम कह दिए इनिशियल पॉइंट, बार बार हम इस चीज को रिपीट कर रहे हैं, इनिशियल पॉइंट, और ये हो जाएगा फाइनल। तो ए से बी तक जाने में, ए से बी तक जाने में हम कहेंगे कि कितना डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो देखिए ये हाफ सर्किल है, तो डिस्टेंस कितना होगा, कहां से कहां तक, ए से बी तक, तो किसके इक्वल हो जाएगा, सरकमफेरेंस ऑफ हाफ। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, पाई आर के इक्वल होगा। यदि इसकी रेडियस हो जाए, सेंटर है, इसकी रेडियस हो जाए मान लीजिए कि आर, तो डिस्टेंस ए से बी तक जाने में, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक जाने में, और बॉडी को कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, सरकमफेरेंस ऑफ हाफ सर्किल, क्योंकि ये हाफ सर्किल का ये डायग्राम है। ठीक, चलिए डिस्प्लेसमेंट, कहां से कहां तक, ए से बी तक। तो हमने कहा था कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन है, उस लाइन की मिनिमम लेंथ को, मिनिमम लेंथ, तो मिनिमम लेंथ क्या है, ए से बी तक ये है, यही मिनिमम लेंथ है। इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की मिनिमम लेंथ क्या है, ये हाफ सर्किल का यह डायमीटर है। तो किसके इक्वल हो जाएगा, डायमीटर का। ठीक, तो ये डायमीटर का, डायमीटर किसके इक्वल हो जाएगा, रेडियस के दुगने के बराबर होगा। ठीक, अब हम बात करते हैं चौथे एग्जाम्पल के। ये तो हाफ सर्किल है, यह हाफ सर्किल है। ठीक, अब हो जाएगा कंप्लीट सर्किल। ये देखें, आर मीटर रेडियस का है। देखिए इसके बारे में बात कर लिया था हमने। कंप्लीट सर्किल, यहां पर पॉइंट मान लीजिएगा ए है, ये पॉइंट है बी। तो ये हम कहां से कहां चले, पहले वाले स्थिति में ये यहां से हम चले थे ए से बी तक। तो ए से बी तक चले तो कितना डिस्टेंस प्राप्त हुआ, हाफ सरकमफेरेंस ऑफ हाफ सर्किल। डिस्प्लेसमेंट कितना प्राप्त हुआ, डायमीटर के। लेकिन अब हम कहां से कहां चले, ये देखें, ये देखें, ए से चले थे और ए पर ही आ गए। तो उस स्थिति में हमें डिस्टेंस कितना होगा, देखिए कहां से, ए से बी और फिर बी से क्या हो गए, ए आ गए। तो कितना हो जाएगा, सरकमफेरेंस ऑफ, छोटा छोटा लिख रहे हैं, तो सरकमफेरेंस सर्किल हो जाएगा, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 2 पाई आर के। ये हाफ सर्किल का सरकमफेरेंस है, तो ये क्या है, कंप्लीट सर्किल का है, तो ये 2 पाई आर के इक्वल हो जाएगा। ठीक,
लेकिन डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल होगा? कहां से कहां तक डिस्प्लेसमेंट? ए से बी और बी से ए। तो जहां से चले थे हम वहीं पर आ गए। तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट की मिलाने वाली जो लाइन है उसकी लेंथ कितनी होगी? यहाँ पर 0 होगी, क्योंकि एक पॉइंट दूसरे पॉइंट के ऊपर आ गया। तो दोनों पॉइंट के बीच की लेंथ कितनी हो गई? 0। तो इस प्रकार डिस्प्लेसमेंट भी कितना हो जाएगा यहाँ पर? 0। ओके, तो ये हम देख रहे हैं। चलिए, तो इस प्रकार जो है इस इतने एग्जाम्पल देने के बाद हमें जो है कुछ कंक्लूजन निकला। क्या कंक्लूजन निकला, क्या निष्कर्ष निकला? कि देखिए नोट में लिखेंगे क्या कि डिस्टेंस जो होता है वो या तो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगा या डिस्प्लेसमेंट से अधिक होगा, है ना? तो डिस्प्लेसमेंट, है ना? देखिए अब ये कब कब जो है दोनों इक्वल होगा? जब इन जो स्ट्रेट लाइंस में कोई बॉडी चल रही है और इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट पर पहुंची और रिटर्न नहीं हुई। जैसे कि ये देखें, हम पहले बात किए थे कि यहाँ से पॉइंट ए से गई और पॉइंट बी पर पहुंच गई, रिटर्न नहीं हुई, तो उस स्थिति में डिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट। अदरवाइज जितने भी आपको कंडीशन मिलेंगे सब में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा ही होगा। तो यहाँ पर हमने लिखा कि डिस्टेंस ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। दूसरा, डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट का जो वैल्यू होता है वो 1 से, ये बहुत इंपॉर्टेंट, 1 से या तो अधिक होता है, 1 से या तो अधिक होता है या या तो 1 के बराबर होता है। तो इस तरह से हम आज डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में देखें, और नेक्स्ट टॉपिक पर हम नेक्स्ट लेक्चर में चलेंगे। और आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि नए नए नोटिफिकेशन मिले। हमारी पूरी कोशिश है कि इस चैप्टर को बहुत बृहद तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से इसको हम कंप्लीट कराएं। ओके, थैंक यू वेरी मच।